दक्षिण पूर्व दिल्ली के अमर कॉलोनी में लाजपत नगर के फेज नंबर 4 में रहने वाले ए.के. दत्ता दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और उनके घर की तीसरी मंजिल पर सुनील तमांग अनीता के साथ पिछले 1 साल से किराए पर रहता था। 9 सितंबर की रात को सुनील की महिला रिश्तेदार अनीता ग्रेटर नोएडा में रहने वाली अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई। फिर 10 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे जब वह वापस लौटी तो अनीता ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और कमरे में बेड पर सुनील खून से लथपथ पड़ा था। सुनील को इस हालत में देखकर अनीता के मुंह से चीख निकल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अनीता ने इस घटना की सूचना मकान मालिक ए.के. दत्ता को दी। दत्ता साहब अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ भागते हुए ऊपर के कमरे में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि खून से लथपथ सुनील तमांग की लाश पड़ी है। ए.के. दत्ता ने फौरन अमर कॉलोनी थाने के पुलिस को फोन करके अपने किराएदार सुनील तमांग की हत्या की सूचना दी। हालांकि अमर कॉलोनी थाना के एसएचओ आनंद कुमार गुंजन उसी वक्त साकेत कोर्ट से वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें बताया कि इलाके में ए.के. दत्ता के घर के अंदर एक हत्या हो गई है, तो इंस्पेक्टर अनंत कुमार उसी वक्त अपने स्टाफ को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर गुंजन ने खड़ी चौकी के इंचार्ज अभिषेक कुमार मिश्रा को भी फोन पर इस हत्या की जानकारी दी और मौके वारदात पर पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि वह इलाका खड़ी चौकी के अंतर्गत ही आता था। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने देखा कि मृतक सुनील तमांग का गला बड़ी बेरहमी से रेता गया है, लेकिन कमरा के अंदर किसी तरह की लूटपाट या मृतक के साथ किसी तरह की हाथापाई के निशान नहीं मिले थे। इसलिए ये तो साफ हो गया कि कातिल का इरादा सिर्फ सुनील की हत्या करनी थी, क्योंकि यह मामला हत्या का था। इसलिए इंस्पेक्टर अनंत ने अपने इलाके के एसपी गोविंद शर्मा और दक्षिण पूर्वी जिला के डीएसपी चिन्मय विस्पाल को भी वारदात की सूचना दे दी गई। सूचना मिलने के बाद दोनों आला अधिकारी भी फॉरेंसिक टीम के साथ फौरन ही मौके पर पहुंच गए। मौके वारदात से फिंगरप्रिंट्स उठाने के साथ ही तस्वीरें भी ली गई। तस्वीरें लेने के बाद पुलिस ने सुनील की लाश को पंचनामा करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अनीता से पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता को अपने साथ अमर कॉलोनी थाने ले आई। दोस्तों, आगे की इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया कि सुनील मूल्य रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था और वह पिछले 15 सालों से दिल्ली में ही रह रहा था। सुनील तमांग साकेत नगर के एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक का काम करता था। अनीता ने यह भी बताया कि 1 साल से सुनील और अनीता ए.के. दत्ता के मकान में किराए पर रह रहे थे। अनीता जब सुनील के बारे में सब कुछ बता चुकी तो इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता से पूछा कि सुनील के साथ आपका क्या रिश्ता है। अनीता पहले तो कुछ देर चुप बैठी रही, लेकिन एक लंबी सांस लेते हुए बोली, सर हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से कहा कि अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और सुनील से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई। अनीता ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। उसने बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले दिल्ली के साकेत में रहने वाले दीपक नाम के एक नौजवान से हुई थी। शादी के बाद एक बेटी भी हुई। जब बेटी 8 महीने की हो गई तो दीपक और अनीता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो गया। अनीता ने बताया दीपक उसे घर के खर्च के लिए पैसे नहीं देता था और जो भी कमाता था शराब पीने में उड़ा देता था। इसलिए घर में आर्थिक तंगी रहने लगी थी और जब अनीता दीपक से घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो उसे मारता पीटता था।
और जब काफी समय तक यह सब चलता रहा तो एक दिन अनीता तंग आकर दीपक को छोड़कर अपनी मैके चली आई और अपनी 8 महीने की बेटी उसके पास ही छोड़ आई थी। फिर दीपक कुछ दिनों बाद जब अनीता को मनाने दार्जिलिंग उसके घर गया तो अनीता और उसके परिवार वालों ने दीपक से कह दिया कि अब अनीता उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद दीपक अपने घर वापस चला आया और खुद ही अपनी नन्ही सी बेटी को पालने लगा। इधर अनीता भी साधारण सी परिवार की लड़की थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि वह अपने परिवार वालों पर बोझ बन गई है। अनीता दार्जिलिंग में भी कई रेस्टोरेंट में काम कर चुकी थी, इसलिए अनीता काम की तलाश में इस हत्याकांड से 2 साल पहले ही दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में कॉलिंगपोंग इलाके की कई लड़कियां रहती थी। 1-2 महीने तक अनीता अपनी उन्हीं जान पहचान वाली लड़कियों के साथ रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। और इसी दौरान उषा नाम की उसकी एक दोस्त ने अनीता को साकेत के एक रेस्टोरेंट में काम दिलवा दी और सुनील तमांग भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। उन दिनों सुनील साकेत में ही किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और जब उसे पता चला कि अनीता के पास रहने के लिए कमरा नहीं है तो उसने अनीता से कहा कि वह एक दोस्त की हैसियत से चाहे तो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद अनीता सुनील के साथ उसी फ्लैट में आकर रहने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए और फिर दोनों ने जल्द ही एक दूसरे के साथ लिव इन पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में अनीता ने किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से अनबन होने की वजह से सुनील वाले रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ दी। लेकिन इस जॉब को छोड़ने के बाद अनीता ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। यह कंपनी लेट नाइट पार्टियों में गर्ल्स वेटर और वेलकम गर्ल्स मुहैया कराने का काम करती थी और यह नौकरी अनीता को बहुत पसंद आई। फिर कुछ दिनों बाद सुनील ने अपना साकेत वाला फ्लैट छोड़ दिया और वह अमर कॉलोनी इलाके के दत्ता साहब के यहाँ आकर रहने लगे। अनीता भी सुनील के साथ आकर रहने लगी और जब दत्ता साहब ने सुनील से अनीता के बारे में पूछा तो सुनील ने अनीता को अपनी पत्नी कहकर मिलवाया था, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों का लिव इन रिलेशन में एक साथ रहना कोई नई बात नहीं है। इसलिए इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने इस बात पर नजरअंदाज कर दिया और फिर इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से पूछा इस सुनील के परिवार में और कौन कौन है। अनीता ने सिर्फ इतना ही बताया कि 15 साल पहले जब सुनील नेपाल से दिल्ली आया था वह उसके बाद से वापस अपने घर नहीं गया था। और अनीता ने जब सुनील से उसके परिवार वालों के बारे में पूछा था तो उसने यही बताया कि उसकी माँ हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुनील की माँ कहाँ रहती है इसके बारे में सुनील ने कुछ नहीं बताया था। और फिर सुनील से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इंस्पेक्टर गुंजन ने अब अनीता से वो सवाल पूछना शुरू किया जो उसके मन में बार बार उभर रहा था। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से सवाल किया कि मिस अनीता, ये बताइए कि आप अचानक 9 तारीख को अपनी सहेली से मिलने क्यों गई थी। अनीता ने जवाब दिया कि सर, मैंने आपको पहले ही बता चुकी कि बुरे वक्त में मेरी कई सहेलियां ही मेरी मदद की थी और मेरी एक सहेली मीरा ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर में रहती है और वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसकी तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही थी। लेकिन जब कल शाम को उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसने मुझे अपनी देखभाल के लिए बुलाया था और मैं इनकार नहीं कर सकी क्योंकि उसने बुरे वक्त में मेरी बड़ी मदद की थी। इसलिए मैं रात के करीब 10 बजे मेट्रो पकड़कर उसके पास चली गई। लेकिन जब मैं घर से निकली थी उस वक्त सुनील बिल्कुल ठीक ठाक थे और जाने से पहले मैंने खाना भी बनाया था और जाने से पहले मैंने यह भी बताया था कि मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि किसी ने बड़ी बेरहमी से सुनील की हत्या कर दी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता से कहा कि आप अपने दोस्त का नाम, पता और फोन नंबर हमें दीजिए, उससे कुछ पूछताछ करनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने उसी दिन अनीता की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ
अमर कॉलोनी थाने में धारा 302 और 294 लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस केस की जांच के लिए एसीपी गोविंद शर्मा ने इंस्पेक्टर गुंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, आरएस टाइगर, ईएसआई जगदीश, हेड कांस्टेबल राजेश राय, अजय और सज्जन भी इस केस में शामिल थे। सबसे पहले इस टीम ने दत्ता साहब के घर के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी व्यक्ति सड़क के तरफ से तीसरी मंजिल पर गया होगा वह किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन ये पुलिस की बदकिस्मती थी कि उस इलाके के जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे या तो खराब थे या उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, यानी जांच के लिए उठाए गए पहले ही कदम में पुलिस के हाथ खाली थे। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनंत गुंजन एक बात तो स्पष्ट तौर पर समझ गए थे कि जिसने भी सुनील तमांग की हत्या की है उसका मकसद सिर्फ सुनील की हत्या करना ही था, क्योंकि घर में किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई है। इधर सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सुनील की हत्या सुबह के 4 से 5 बजे के बीच हुई थी। इसका मतलब था कि कातिल जो भी था सुनील उसे जानता था, क्योंकि रात के समय किसी अनजान शख्स के दरवाजा नहीं खोला जा सकता है और इसलिए घर में ना तो जबरन घुसने और ना ही लूटपाट की कोई निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुनील तमांग का मोबाइल भी उसके लाश के पास ही बरामद हुआ था, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि शायद सुनील का किसी से कोई लेन देन का विवाद चल रहा होगा या फिर किसी दुश्मनी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई होगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस ने अनीता से इस बारे में पूछताछ की तो अनीता ने सुनील की किसी के साथ कोई दुश्मनी या लेन देन या विवाद से साफ इनकार कर दिया। और अब अनीता ही सिर्फ ऐसी शख्स थी जो सुनील की जिंदगी से सबसे ज्यादा करीब थी। और फिर घटना वाली रात को भी अनीता इस तरह अचानक अपनी सहेली के घर चले जाना इंस्पेक्टर गुंजन को कुछ खटक रहा था। इसलिए उन्होंने अब टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक टीम को उन्होंने सुनील तमांग और अनीता के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगालने पर लगा दिया और दूसरी टीम के द्वारा उन्होंने ग्रेटर नोएडा से अनीता के दोस्त मीरा को अमर कॉलोनी थाने में बुलाया। इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने मीरा से उसके घर पर 9 सितंबर को अनीता के आने की वजह पूछा तो मीरा ने भी यही बताई कि उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। मीरा ने बताया कि उस दिन दोपहर के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और क्योंकि अनीता उसकी करीबी दोस्त है इसलिए मैंने अपनी देखभाल के लिए उसे बुलाया था। मीरा से की गई पूछताछ में पुलिस को अनीता के खिलाफ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसकी वजह से उस पर शक किया जाए। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से पुलिस अनीता पर शक कर रही थी, क्योंकि अनीता ने पुलिस को बताया था कि वह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच अपनी दोस्त के घर जाने के लिए निकल गई थी, जबकि अनीता के मोबाइल की CDR रिपोर्ट के मुताबिक अनीता के मोबाइल की लोकेशन रात के करीब 11:30 बजे तक वह अमर कॉलोनी में अपने मकान पर ही मौजूद थी। इंस्पेक्टर गुंजन ने जब अनीता से इस बारे में सवाल किया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, लेकिन उसने इंस्पेक्टर गुंजन को रात 12 बजे से सुबह के करीब 4 बजे तक के व्हाट्सएप पर सुनील के साथ हुई चैटिंग के कुछ ऐसे सबूत दिखाए कि इंस्पेक्टर गुंजन की अनीता पर उसके शक की बुनियाद खिसकते नजर आने लगी। और फिर पुलिस की एक टीम को इंस्पेक्टर गुंजन ने दत्ता साहब के पहली और दूसरी मंजिल में रहने वाले किराएदारों से पूछताछ करने को कहा, लेकिन उन लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। सब ने यही बताया कि सुनील और अनीता के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लोगों ने बताया कि उन दोनों के बीच कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक दूसरे से नाराज होते हुए नहीं देखा गया। यानी अगर अनीता के घर से निकलने के समय को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अनीता पर कोई शक किया जाए। लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान यह भी सिखाया जाता है कि जब तक शक का कांटा पूरी तरह से ना निकल जाए तब तक तफ्तीश जारी रखना चाहिए। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को छोड़कर अब सारा ध्यान उसका मोबाइल की CDR पे लगा दिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने
अनीता के पिछले 3 महीने के कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू कर दिए, तो उसमें 3 ऐसे नंबर मिले जिस पर पिछले कुछ दिनों से अनीता की दिन में भी और रात में भी कई बार बातें होती थी और इन नंबरों पर काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। और जब अनीता से इन नंबरों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें से एक नंबर तो उसके भाई विजय छेत्री का है, दूसरा नंबर उसके जीजा राजेंद्र छेत्री का और तीसरा नंबर उसकी बहन विनीता का है। अनीता ने बताया कि उसकी बहन और पिता इन दिनों काफी बीमार है और दार्जिलिंग जाकर दोनों से मिल नहीं सकती, इसलिए वह कई दिनों से फोन पर ही बात करके अपने परिवार वालों की खैरियत मालूम कर लेती है। अनीता ने बताया कि जिस रात वह अपनी सहेली मीरा के घर गई थी, उस दिन शाम को और रात को भी वह अपने भाई और जीजा और बहन से फोन पर बात की थी। पूछताछ के दौरान अनीता ने बताया कि उसका भाई और जीजा नेपाल के कॉलिंगपुंग में ही रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों इंस्पेक्टर गुंजन का शक अनीता पर से हट नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा से कहकर अनीता के भाई विजय, जीजा राजेंद्र और बहन विनीता के मोबाइल की सीडीआर डिटेल्स निकलवाई। सीडीआर रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस टीम ने इस रिपोर्ट की जांच की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजेंद्र और विजय छेत्री के मोबाइल की लोकेशन वारदात वाली रात को दिल्ली में ही थी। इसके अलावा देर रात तक अपनी बहन विनीता से अनीता की फोन पर बात भी हुई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि विनीता के जितनी बार भी अनीता से बात हुई थी, उतनी बार विनीता ने कभी अपने भाई विजय को, कभी अपने पति राजेंद्र को फोन किया था। और खास बात यह थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन सुनील तमांग के घर की ही थी। अनीता के साथ इन तीनों के मोबाइल कॉल डिटेल्स सामने आने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन की इस केस में दिलचस्पी और बढ़ गई। और इस तरह से सबूत तो पुलिस के हाथ लग ही चुका था, लेकिन अब कड़ियों को जोड़ना बाकी था। और इंस्पेक्टर अनंत गुंजन समझ गए थे कि सुनील तमांग की हत्या में राजेंद्र और विजय छेत्री का हाथ है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को यह शक नहीं होने दिया कि उन्हें राजेंद्र और विजय छेत्री की हकीकत के बारे में पता चल चुका है। और उन्होंने बातों ही बातों में अनीता से कॉलिंगपुंग में स्थित उन दोनों के घर का एड्रेस भी ले लिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम फौरन दार्जिलिंग रवाना कर दी गई। और फिर 13 सितंबर की शाम को सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अनीता के भाई विजय छेत्री और जीजा राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार कर लिया। फिर 15 सितंबर को उन्हें लेकर पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई और जब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही सुनील की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड में ले लिया और फिर उनसे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ में उन दोनों ने जो खुलासा किया, उसके आधार पर पुलिस ने अनीता छेत्री को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर जब उन तीनों से आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सुनील तमांग की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लेकिन अब सवाल यह है कि उन तीनों ने सुनील की हत्या क्यों की थी। अनीता ने पूछताछ के दौरान बताया कि जब वह अपने पति और अपनी 8 महीने की बेटी को छोड़कर अपने माता पिता के घर आ गई तो उसे महसूस हुआ कि वो उन पर बोझ बन गई है। तो अपने परिवार वालों का सहारा बनने के लिए उसने कुछ दिनों तक आसपास के होटल और ढाबों में काम किया, लेकिन दार्जिलिंग में उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह ज्यादा पैसा कमा सके। और इसी वजह से अनीता 1.5 साल बाद फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में काम की तलाश करती रही। इसी बीच उसे साकेत के रेस्टोरेंट में काम मिल गया, जहां उसकी मुलाकात सुनील तमांग से हुई। सुनील की शादी नहीं हुई थी और वह अकेला ही रहता था। चूंकि सुनील नेपाल का रहने वाला था और अनीता दार्जिलिंग की कॉलिंगपुंग की रहने वाली थी, जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, इसलिए दोनों के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। और सुनील अनीता के पहले पति दीपक से ज्यादा हैंडसम नौजवान था और उसकी आदतें भी अच्छी थी, इसलिए अनीता का सुनील के साथ लगाव बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद अनीता सुनील के ही फ्लैट में रहने लगी और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। हालांकि अनीता कुछ समय बाद सुनील वाले रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद अनीता एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी में काम करने लगी। इसी दौरान अनीता की दोस्ती कई लड़कों से हो गई जो उस पर दिल खोलकर पैसे खर्च करते थे। और फिर अनीता ने सुनील से साफ कह दिया
कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सुनील अनीता को दिलो जान से चाहता था और वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब अनीता सुनील से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि सुनील से अनीता का लगाव दिन ब दिन कम होता जा रहा था। लेकिन सुनील उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता था, जिसकी वजह से अनीता के दिल में सुनील के लिए नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा था। और फिर एक दिन अनीता ने अपने भाई विजय छेत्री को बताया कि वह दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ रहती है, लेकिन अब वह लड़का जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहता है। अनीता ने अपने भाई से कहा कि किसी तरह से उससे मेरा पीछा छुड़ा दो। इसके बाद विजय ने अपने जीजा राजेंद्र छेत्री को इसके बारे में बताया, तो उसने इस मामले का हल ये बताया कि उसे जान से मार दिया जाए। इसके बाद विजय और राजेंद्र की अनीता से लगातार बात होने लगी। अनीता उन दोनों को लगातार यही बताती रही कि उसका दोस्त सुनील उसे बहुत परेशान करता है। आखिर विजय और राजेंद्र ने तय किया कि वो दोनों दिल्ली जाकर सुनील की हत्या कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अनीता से बात करके एक प्लान बनाया और फिर उसी प्लान के तहत अनीता ने एक दिन बाजार से मीट काटने वाला चॉपर खरीदकर अपने घर में लाकर रख दिया। इसके बाद अनीता ने दिल्ली आने के लिए पेटीएम के जरिए अपने भाई को 5,000 रुपये भेज दिए और फिर 7 सितंबर को विजय और राजेंद्र ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। 9 सितंबर की शाम वह दोनों पहाड़गंज के एक सस्ते से होटल में कमरा लेकर रहे और उन दोनों ने दिल्ली में इधर उधर घूमकर अपना वक्त बिताते रहे। इसी बीच वक्त निकालकर अनीता उससे मिलने पहुंची और उन दोनों को आगे की प्लानिंग के बारे में बताया। फिर उसी प्लानिंग के मुताबिक 9 सितंबर की रात को करीब 10 बजे विजय और राजेंद्र अपने बैग लेकर अमर कॉलोनी पहुंच गए। फिर उन्होंने फोन करके अनीता को एक जगह पर बुलाया, जिसके बाद अनीता उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में पहुंची और फिर उसने राजेंद्र और विजय का परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में कराया। इधर उसने अपने भाई और जीजा को यह बताया कि सुनील उसका दोस्त है। फिर अनीता ने सुनील से कहा कि आज की रात उसके रिश्तेदार उसके ही फ्लैट में रुकेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे, क्योंकि अनीता ने उन्हें अपना रिश्तेदार बताया था और सुनील अनीता को अपनी पत्नी की तरह चाहने लगा था, इसलिए उनके वहां रुकने से कोई एतराज नहीं किया। इधर अनीता ने पहले से ही थोड़ा ज्यादा खाना बनाया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसके जीजा और भाई उसके फ्लैट में रुकने वाले हैं। इसके बाद अनीता अपनी सहेली मीरा के पास जाने के लिए निकल गई और उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। घर से जाने के बाद अनीता रात को आखिरी मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और वहां पहुंचकर ऑटो के जरिए रात के करीब 1 बजे वह मीरा के फ्लैट पर पहुंच गई। मीरा के घर जाने के बाद भी वह रात के 4 बजे तक सुनील के साथ चैटिंग पर बात करती रही और इसी दौरान वह बीच बीच में अपनी बहन विनीता से भी बात करती रही, क्योंकि उनके बीच यह तय हुआ था कि जिस वक्त अनीता अपने फ्लैट से निकल जाएगी तो उसके बाद विजय और राजेंद्र उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि अनीता पहले अपनी बहन विनीता से बात करके उसे बताएगी कि वह अपनी सहेली के घर पहुंची या नहीं। हालांकि विनीता को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिरकार दिल्ली में क्या हो रहा है। वह तो बस अनीता के कहने पर राजेंद्र को फोन करके वैसा ही बोलती रही जैसा बोलने के लिए अनीता ने उससे कहा था, और सारी रात यही सब चलता रहा। और इधर सुनील अनीता के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते थक गया था। अब उसे नींद आने लगी थी, इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया था और वह सो गया। इस बीच राजेंद्र और विजय सोने का नाटक करने लगे और जब दोनों को यकीन हो गया कि सुनील अब गहरी नींद में सो गया है, तब दोनों रसोई में गए और वहां से मीट काटने वाला चॉपर निकाल कर लाए, जहां अनीता ने उसे छुपा कर गई थी और विजय को उस चॉपर के बारे में बता कर गई थी। क्योंकि सुनील अब गहरी नींद में सो चुका था, इसलिए विजय और राजेंद्र को सुनील की हत्या करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ना ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। और फिर उन्होंने चॉपर से सीधा सुनील का गला काट दिया। और फिर जब विजय और राजेंद्र को यकीन हो गया कि सुनील मर चुका है, तब वह दोनों अपने बैग में से दूसरे कपड़े निकाल कर पहने और खून लगे कपड़े को अपने बैग में रख लिया और खून लगे चॉपर को सुनील के कपड़े से साफ करके उसे भी अपने बैग में रख लिया। और वो किसी की नजर में आए बिना वहां से निकलना चाहते थे। और फिर सुबह के करीब 5 बजे वह दोनों अपना सामान लेकर कमरे से निकलकर सड़क पर आ गए। फिर उन्होंने थोड़ी दूर चलकर आनंद विहार IS वटी जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया और करीब 6 बजे वह दोनों आनंद विहार पहुंच गए। और इसी बीच रिंग रोड पर विजय ने पेशाब करने के बहाने एक जगह ऑटो को रुकवाया और झाड़ियों के पीछे जाकर उसने अपने बैग में रखा चॉपर निकालकर फेंक दिया, जिससे उन्होंने सुनील की हत्या की थी। और इस तरह से
अनीता ने अपने प्रेमी सुनील की हत्या करने के लिए साजिश तो बड़ी अच्छी रची थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने विजय, राजेंद्र और अनीता से पूछताछ के बाद खून से सने चॉपर और कपड़ा भी रिंग रोड के पास से बरामद कर लिया था। और इस मामले में मीरा और विनीता को इस हत्या की साजिश की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को रिहा कर दिया और फिर सुनील के तीनों हत्यारों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया और वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।